नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू एमपीपीएससी उत्कर्ष। एमपीपीएससी की अगर बात करें, बहुत डाइवर्स एग्ज़ाम है। तो अभी रिसेंटली रिजल्ट्स आए होंगे, आई होप आप सब पम्प्ड अप हैं। बट अब हम बात करते हैं करंट अफेयर से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन दी इनकमिंग लोकसभा, जो आने वाली लोकसभा है उसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन क्या है देखते हैं। लोकसभा का जेंडर कॉम्पोजिशन धीरे धीरे अब चेंज हो रहा है। पहले हमारे यहाँ वुमेन रिप्रेजेंटेशन बहुत कम था, बट अभी वो ठीक हो रहा है। इंडिया ने रिसेंटली 74 वुमेन एमपीज़ को इलेक्ट किया है और लोकसभा के लिए है ये 4 फ्यूअर दैन 2019, यानी कि 2019 में हमने कम किया था, मतलब उसे इससे ज़्यादा किया था। अभी 4 फ्यूअर है, ठीक है। उसके बाद 52 मोर है अगर हम कंपेयर करें 1952 के इलेक्शन से। तो 1952 के इलेक्शन और 2024 के इलेक्शन में 52 वुमेन एक्स्ट्रा आई हैं हमारे पास, दैट्स वेरी गुड। बट 2019 में 4 मतलब 78 थी तब, अब हमारे पास 74 वुमेन है। अभी ये 74 वुमेन जो है ये जस्ट मेकअप 13.63% ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी अभी भी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन हमारी ठीक से रिप्रेजेंटेड है ही नहीं। हम चाहते हैं कि 33% को जो रिजर्वेशन मिल रहा है उसको तो ज़रूर पूरा करें, क्योंकि वुमेन एमपीज़ के साथ आजकल आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। चेंज इन वुमेन स्ट्रेंथनिंग ओवर द लोकसभा, अगर आप देखो तो 1952 में बस 4.41% वुमेन का था, वुमेन एमपीज़ का। अभी ये 2024 में 13.63% था। सबसे हाईएस्ट अगर देखो वुमेन रिप्रेजेंटेशन कब मिला है हमको, 2019 के चुनाव में मिला है। ये 74.36% था तब का, ठीक है। अब लोकसभा का जेंडर कॉम्पोजिशन चेंज होता जा रहा है और यहाँ पे इंपॉर्टेंटली हमको ये याद रखना है कि क्वेश्चन आ सकते हैं रिगार्डिंग कि किस तरह से चेंज हो रहा है, ठीक है। ये नंबर इंक्रीज कर रहा है 6% से, बट अगर हम बात करें एक साल में 6% है, पर अगर ये बात करें 1971 से तो 4% का डिप है, जब खुद इंदिरा गांधी एक लेडी प्राइम मिनिस्टर बनी थी। ये तो बहुत बड़ी आयरनी है। उसके बाद एक स्लो या स्टेडी राइज तो देखा जा रहा है। 10% मार्क हमने 2009 में कंप्लीट कर लिया था, मतलब 10% से अधिक हमारे पास वुमेन एमपीज़ थी हमारे लोकसभा में। अभी पीक कब हुआ था 14.36% के साथ 2019 में, जब 78 वुमेन एमपीज़ थी। इंडिया अभी भी बहुत सारी कंट्रीज़ के पीछे चल रहा है, हमारे पास बस अभी 14 पॉइंट समथिंग % है। बट अगर हम बात करें बाकी कंट्रीज़ की, तो एमपी जो साउथ अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका में 46% एमपीज़ जो हैं वो वुमेन है। उसके बाद यूके में 35% है और साथ ही साथ यूएस में 29% है। दैट मीन्स वी आर लैगिंग बिहाइंड। एज यू कैन सी, पार्टी वाइज वुमेन एमपीज़ कैसी हैं। कांग्रेस में 13 वुमेन एमपीज़ हैं, बीजेपी में 31 हैं, फिर टीएमसी में 11 हैं, सपा में 5 हैं, डीएमके में 3 वुमेन एमपी हैं, जेडीयू में 2 हैं, पीआरवी में 2 हैं और अदर्स में 7 हैं। तो सबसे ज़्यादा इस समय बीजेपी के वुमेन एमपीज़ हैं, उसके बाद कांग्रेस सेकंड नंबर पे हैं। 2024 में लोकसभा एमपीज़ कम फ्रॉम 14 पार्टीज़। वुमेन एमपीज़ जो हैं वो 14 पार्टीज़ से बिलोंग करती हैं और यहाँ पे बीजेपी लिस्ट में सबसे आगे है 31 वुमेन एमपीज़ के साथ। सेकेंड नंबर पर कांग्रेस है 13 एमपी, फिर टीएमसी, फिर सपा में 5, डीएमके में 5, फिर डीएमके में 3 एंड फिर चिराग पासवान की जो लेड पार्टी है एलजे, पीआरवी और जेडीयू, इसमें 2-2 हैं। 7 पार्टीज़ में 1 वुमेन एमपी ईच है, फिर 3 पार्टीज़ में डबल डिजिट वुमेन एमपीज़ हैं लोकसभा में। टीएमसी में सबसे ज़्यादा है, 37.93% जो उनके मेंबर्स हैं टीएमसी के, उसमें सबसे ज़्यादा वुमेन है। फिर उसके बाद कांग्रेस है 13.13% और फिर लास्ट में बीजेपी आती है। आउट ऑफ 74 वुमेन हु आर इलेक्टेड, 43 पहली बार एमपी बनी हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। और एक जो है मीसा भारती ऑफ द आरजेडी, ये पहली बार लोकसभा एमपी बनी है और ये हायर है अगर ओवरऑल परसेंटेज से हम इसे कंपेयर करें तो न्यू कमर्स इन द हाउस 59% से लेके 52% तक। वुमेन एमपी सिर्फ 0.76% लोकसभा है। इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस कम है इनके पास, क्योंकि जनरली एक टर्म 5 साल का होता है। वुमेन एमपी जिनका एवरेज एज 50 साल है, ये यंगर है, इसमें भी यंगर माना जा रहा है, ठीक है। देर आफ्टर ओवरऑल एज ऑफ द हाउस, मतलब हाउस की मीन एज, सबकी एज मिला के जब हम उनको डिवाइड करते हैं तो 56 ईयर्स हैं और ये एजुकेटेड है। दे आर एज एजुकेटेड एज देयर मेल काउंटर पार्ट्स, मतलब इनका एजुकेशन लेवल भी 78% का है। कैंडिडेट कॉम्पोजिशन की बात करें, टोटल 8,307 कैंडिडेट्स जो लोकसभा के चुनाव में खड़े थे, जस्ट अराउंड 10% उनमें से वुमेन थी, मतलब 10% औरतें हैं जो उसमें से वुमेन थी, बहुत ही कम है। अब यहाँ पे नंबर इंक्रीज तो हो रहा है पर फिर भी कम है। ये 3% था 1957 के चुनाव में। अब ये पहली बार है जब वुमेन कैंडिडेट्स का प्रपोर्शन 10% छुआ है। रफली 16% बीजेपी का कैंडिडेट्स थी, वो वुमेन थी, उसके बाद 13% कांग्रेस की कैंडिडेट्स। अगर हम बात करें वुमेन रिजर्वेशन बिल की,
ये बिल ही लास्ट ईयर में लाया गया था। लास्ट ईयर इसलिए लाया गया था कि किस तरह से हम वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ाएं। तो आर्टिकल 330A बिल ने कहा था कि आर्टिकल 338 हम कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट करेंगे, और आर्टिकल 330A की वजह से रिजर्वेशन ऑफ सीट्स मिलेंगी SC STs इन द लोकसभा। ये SC STs के लिए था 330A इज़ फॉर वुमेन। बिल ने कहा है कि रिजर्व सीट्स ऑफ वुमेन विल बी अलॉटेड रोटेशनल बेसिस पे, और ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाएगा रोटेशनल बेसिस पे। उसके बाद बिल इंट्रोड्यूसेस आर्टिकल 332A जो कि मैंडेट करता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन एवरी लेजिस्लेटिव असेंबली। हर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में होना चाहिए। 1/3 जो सीट्स होंगी वो SCs STs के लिए भी एलोकेट होंगी, ये भी वुमेन के लिए होंगी, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें, आर्टिकल देख लो, ये क्वेश्चन इससे आ सकता है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन एवरी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। आर्टिकल 302A, आर्टिकल 312A, आर्टिकल 322A या आर्टिकल 332A। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। आंसर ज़रूर दीजिए सो दैट आई कैन गिव यू अ शाउट आउट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।